दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और वो भी वन लाइनर में देखेंगे, जिससे कि आप कम समय में तैयारी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता क्या कहलाती है? अफेजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अफेजिया कहलाती है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ गायकल था। कौन था? रूडोल्फ गायकल था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान था। क्या था? आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित हैं। किसमें अंतर्निहित हैं? विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन को अवलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव आकलन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, और यह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। पियाजे के अनुसार मूल संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में घटित होता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना डिसलेक्सिया कहलाता है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषा घात। क्या कहलाता है? भाषा घात कहलाता है भाषा अवबोधन से संबंध विकार। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने का विकार होता है या पठन विकार होता है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है डिस्थीमिया। गणित को समझने की आवश्यकता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है गणित को समझने की आवश्यकता। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? लिखने की समस्या है। तो दोस्तों आप इसे ग्राफ से समझ सकते हैं कि यह लिखने की समस्या होती है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह पठन विकार है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता और यह किसने कहा है? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता और इसे पोम्पोनोजी ने कहा है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? इसे चेतना का विज्ञान कहा जाता था, और यह विलियम जेम्स या बुंट ने कहा है। किसने कहा है? विलियम जेम्स या बुंट ने कहा है चेतना का विज्ञान। और कब कहा है? 18वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता, और यह वाटसन ने कहा है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और यह कब लिखी गई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी थी और इसे 1903 में लिखा गया। नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? मारिया मांटेसरी हैं। कौन है? मारिया मांटेसरी हैं। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकीय अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। किसने दिया है? पावलोव ने दिया है
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जीन पियाजे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग 2 पुत्री और 1 पुत्र पर किए। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो दोस्तों राइट आंसर है जीन पियाजे। तो आपको याद रखना है, वह मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे ये, और फिर बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? वाइगोत्स्की ने बालकों के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसके लिए? बालकों के विकास के लिए वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया है, और वे कौन कौन से हैं? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की, इन तीनों ने भी दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधगम के द्वारा संभव है। किसके द्वारा संभव है? अधगम के द्वारा संभव है बालकों का संज्ञानात्मक विकास। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था में प्रारंभ होता है, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। कब से? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में। सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। बालक सामाजिकरण में सबसे पहले माँ को पहचानता है। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरा अवस्था में पूर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? किशोरा अवस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। बालक के गिरोह की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरा अवस्था में होती है। कब होती है? किशोरा अवस्था में बालक में नकारात्मक सोच आती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा और बाल्टन ने दिया है। किसने? बंडूरा और बाल्टन ने दिया है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय कितना होता है? 2 गुना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्दों तक होता है। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। किनका अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन निम्नलिखित हैं। अनुकरण के द्वारा यानी दोहराकर, खेल विधि द्वारा, किसके द्वारा? खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? अनुकरण द्वारा, जिसे कहते हैं
दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। कब सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वह निम्न प्रकार हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम और समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है और निम्नलिखित और भी हैं। जनसंचार का माध्यम है, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। लड़कियां संकेत द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। दोबारा से रिपीट हो गया है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने। किसने? यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित किया था बुद्धि को। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? एल्फ्रेड बिने ने समझाया, 1904 में बताया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? एल्फ्रेड बिने ने किया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया है एल्फ्रेड बिने ने। और इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 2 प्रकार की बताया है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। कौन कौन सी? मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। आगे देखेंगे, एल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। एल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने दिया है। और इनके सहयोगी भी हैं। इनके सहयोगी कौन है? स्टर्न, टर्मन और साइमन भी हैं सहयोगी बुद्धि के। यानी बुद्धि एक कारक सिद्धांत के सहयोगी कौन कौन से हैं? स्टर्न, टर्मन और साइमन। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने ने दिया है। विकास के संबंध में सही कथन विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो दोस्तों याद रखना है कि विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास केवल एक ओर ना होकर 4 ओर होता है, यह सिद्धांत बताया है वर्तुलाकार। यह सिद्धांत कैसा है? वर्तुलाकार है। विकास केवल एक ओर ना होकर 4 ओर होता है और यह सिद्धांत कहलाता है वर्तुलाकार। जन्म के समय शिशु रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा। राइट आंसर है इलेक्ट्रा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रभाव के कारण। क्लार्क और बीच ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। किसके हार्मोन? स्त्री हार्मोन के प्रवेश कराए थे क्लार्क और बीच ने। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है और यह कहलाता है गुणनफल। तो दोस्तों आप याद रखिए कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है गुणनफल। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है जीवन का सबसे कठिन काल।
बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? जीन पियाजे द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप याद रखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? जीन पियाजे के द्वारा की गई। डिस्कैलकुलिया का संबंध आंकिक अक्षमता से है। किससे है? आंकिक अक्षमता से है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ होता है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना ही समावेशन का अर्थ है। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य क्या है? आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है और यह वंशानुगत कारक के है। यह कैसा कारक है? यह वंशानुगत कारक है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के द्वारा। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? दोस्तों यह रॉस ने कहा है। तो दोस्तों याद रखिए, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह कहा है रॉस ने। दोस्तों कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंग हर्स्ट का है। किसका है? हैविंग हर्स्ट का है। तो दोस्तों याद रखिए, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंग हर्स्ट का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? दोस्तों यह कहा है सिरिल बर्ट ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर यह कहा गया था पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह वैलेंटाइन का है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन है वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? हीली ने कहा है। किसने कहा है? विलियम हीली ने कहा है। तो याद रखिएगा, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह कहा है विलियम हीली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि के बालू का ढेर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेविटर का है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो याद रखिए, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है
जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन है टर्मन एवं ऑर्डन का। कोलबर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा कहलाती है। तो बस आप इतने से याद रखिएगा कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहते हैं कोलबर के अनुसार। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। और इनके अनुसार बुद्धि 7 कारक होते हैं। कितने होते हैं? बुद्धि के 7 कारक होते हैं। किसके अनुसार? थर्स्टन के अनुसार। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। थोड़ा अंतर है यहाँ पर। बुद्धि का यहाँ पर पूछा गया था बहुकारक सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक का है। और यहाँ पर पूछा गया बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ पर क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि गार्डनर ने दिया है। और द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? आरवी कैटल ने दिया है। किसने दिया है? आरवी कैटल ने दिया है बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत। कॉलर कॉलर किस संप्रदाय के संप्रदायक थे? संज्ञानवादी धारा के। किसके? कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी धारा के। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? स्किनर ने किया है। किसने किया है? चूहे पर अपना प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अधगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। क्या सीख जाता है? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। यही अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक, शून्यम और ऋणात्मक। कौन कौन से? धनात्मक, शून्यम और ऋणात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? यह भी 3 प्रकार का होता है। क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वज और द्विपार्श्विक। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा कि धनात्मक अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वज या जिसे लंबवत कहते हैं, और द्विपार्श्विक। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन विकार या पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। कि ग्राफ को लिखा जाता है, यानी ग्राफ से आप पता कर सकती हो कि लिखने संबंधी विकार का पता लगा सकती हो, जो कि डिसग्राफिया कहलाता है। दोस्तों बहुत ही मैं सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे कि आप कम समय में सीटेट की तैयारी कर सकते हो, सीटेट पेडागोजी की। और सबसे अधिक सीटेट में पेडागोजी आती है। आप अपना कॉन्सेप्ट सीटेट में पेडागोजी का बना के रखिएगा, आपका सीटेट निकल जाएगा। लिखना, पढ़ना, बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं?
ADHD कहते हैं। क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं अवधान संबंधी विकार को। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। कौन कौन से? विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। तो दोस्तों याद रखिएगा, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया है। क्या है? डिस्ग्राफिया है। दोस्तों लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया कहलाती है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने का कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? कॉलर ने दिया है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत उपयोगी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत उपयोगी है। दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? दोस्तों राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। किसका? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं? उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? इसे कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। किसका है? बौद्धिक विकास का। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। किस पर? सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? यह एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध विकास से है। किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है। वृद्धि एवं विकास मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष होती है। कितनी होती है? किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष होती है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है विकास। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से है वृद्धि का संबंध। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष की अवस्था में। तो याद रखिएगा कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष की अवस्था में।
किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? वह असुरक्षा कहलाती है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में बालक कह पाता है अपनी बात को। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। क्या बोलता है? वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है बालक। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, यानी भाषा को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों, कहाँ पर बालक सामाजिक कड़ के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में सीखता है, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। ये सब चीज़ें खेल के मैदान में सीखता है। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? इसका राइट आंसर है अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था से है जीन पियाजे का। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका राइट आंसर है अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था में। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है बालक होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम है। क्या है? संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम है। कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम है रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? कॉलर ने किया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर कॉलर ने प्रयोग किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? विनय साइमन ने किया था। किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू कहते हैं, वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि 140 से अधिक जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि है, उन बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, यह कथन किसका है? यह क्रो एंड क्रो का है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत दिया है। सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। खेल पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है खेल पद्धति का जनक। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना गया है? ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना गया है? आर्मस्ट्रांग को माना गया। किसे माना गया? आर्मस्ट्रांग को माना गया है।
प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन थे? जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी थे। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है? वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। कितनी वर्ष के बालकों में? 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला देखेंगे, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह जगह है विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? इसका श्रेय जीन पियाजे को दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था आपसे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जीन पियाजे को दिया जाता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस प्रति सचेत होना चाहिए? किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन है स्ट्रैंग ने कहा है। यह कथन स्ट्रैंग ने कहा है। किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशव अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 वर्ष है। कितनी है? 3 वर्ष है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष है। एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? बुद्धि को 3 भागों में बांटा है एल्फ्रेड बिने ने। मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र है? स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और इसका एक नया सूत्र खोजा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? इसका संबंध है बुद्धि के नापने से। किसके? बुद्धि के नापने से। बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बैचलर परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि के नापने से है। स्टर्न ने सूत्र में संशोधन किसने किया? स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? इसकी पहली प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में बनाई गई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बुद्धि के मापन के लिए पहली प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में बनाई गई। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बैचलर ने दिया है। किसने दिया है? बैचलर ने 1960 में दिया है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? गुथरी ने दिया है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। स्व सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल फ्रोजन ने दिया है स्व सिद्धांत।
आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहिम मोस्ले ने दिया है। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना होता है अधिगम का अर्थ। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, जब भी आपसे अधिगम की परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है कि मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तभी अधिगम पूर्ण होगा। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को गैर करना ही संज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को गैर करना ही संज्ञान कहलाता है। आगे देखेंगे, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। कौन है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वाटसन है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, जानने की ओर जाएंगे तो उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। जबकि ज्ञात यानी आपको मालूम है और आप अज्ञात की ओर जा रहे हो तो उसे कहेंगे संश्लेषण विधि। और संश्लेषण का आपको कमेंट बॉक्स में अर्थ बताना है, क्या होता है? अलग करना होता है या मिलाना होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। कौन सी होती है? आगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। तो आप याद रखिएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है? कॉलबर्ग ने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है? कॉलबर्ग ने प्रस्तुत की है। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उन्हें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उन्हें विभेद करने लगता है? वह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरा अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरा अवस्था में होते हैं। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कौन सी होती है? 5 वर्ष की होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 5 वर्ष। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि को अपनाया। कौन सी? साक्षात्कार विधि को अपनाया। किसके लिए? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? यह जीन पियाजे का कथन है। यह कथन किसका है? ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह जीन पियाजे पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह जीन पियाजे का कथन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? बंडूरा ने विकसित किया। किसने? बंडूरा ने। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का होता है। किसका होता है? किसी
बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? टर्मन ने प्रस्तुत किया था। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है और ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। सभी छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है। कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत कौन सा उपयोगी है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। दोस्तों अन्वेषण जिसे खोज कहते हैं कि विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है। जीवन विधि पर बल देता है कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। किसका? कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण यानी समग्र रूप से। किसका? गेस्टाल्ट का। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। किसने? गुथरी ने। स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रोजर को माना जाता है। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशहाली आदि को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को संवेग कहते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम कहलाता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। किसके द्वारा? शिक्षा की खेल विधि का मुख्य अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। तो याद रखिएगा कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? वह आगमन विधि होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है, तो वह कहलाती है आगमन विधि। यानी पहले उदाहरण आया बाद में नियम आया तो यह कहलाएगी आगमन विधि। जबकि पहले नियम बताया फिर उसके बाद में कायदे से उदाहरण बताया, यह कहलाती है निगमन विधि। क्या कहलाती है? निगमन विधि। नी से मतलब नियम बताया और गमन से मतलब है उसके बारे में बताया, यानी उदाहरण बताया उसके बारे में। यानी नी फॉर नियम और गमन फॉर उदाहरण। यानी पहले नियम
फिर बाद में उदाहरण। तो यह विधि कहलाती है निगमन विधि। दोस्तों, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? यह प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? यह प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। तो दोस्तों, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ पर है देखो, सुनो और समझो, यह प्रदर्शन विधि कहलाती है, जबकि देखो, सुनो और बोलो यह प्रयोगात्मक विधि है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जबकि करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि काम करती है। करके सीखने पर प्रयोगशाला विधि होती है। किंडरगार्टन विधि, जो कि LKG व UKG के जनक कौन है? यानी किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? यानी LKG और UKG के जनक कौन है? फ्रोवेल हैं। कौन है? फ्रोवेल हैं। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। किंडरगार्टन विधि। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं, जो कि इटली की निवासी थी। यह विधि इंद्रियां, जिसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी क्रोल्डवेल कुक हैं। कौन है? हेनरी हैं। डाल्टन ने पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट हैं। कौन है? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट हैं डाल्टन पद्धति के जनक। बच्चों में आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? वह किशोरा अवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है? किशोरा अवस्था से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से संबंधित विकार। किससे संबंधित? पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उनको सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी होता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सहयोगी होता है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहिम मैस्लो ने दिया था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, इसलिए मैंने वन लाइनर बनाए हैं, जिससे कि आप सीटेट के समय आप कम समय में जल्दी से जल्दी तैयारी कर सको, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। जुलाई में आपका एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहिम मैस्लो ने दिया था। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानववादी धारा के समर्थक थे कार्ल रोजर। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। कौन है? आर्मस्ट्रांग है। खोज विधि का संबंध किससे है? भूतकाल से है। किससे है? भूतकाल से है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। कौन है? अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? वर्तमान काल से है। किससे है? वर्तमान काल से है। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि। परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी हैं। और किलपैट्रिक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य हैं किलपैट्रिक। तो सॉरी, यहाँ पर दोस्तों इनके परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। यहाँ पर कौन है? किलपैट्रिक हैं। जबकि यहाँ पर जो जॉन डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जॉन डीवी नहीं है। कौन है? किलपैट्रिक हैं परियोजना विधि के जनक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश हैं। कौन है?
सूक्ष्म शिक्षण जिसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, इसके जनक रॉबर्ट बुश हैं। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन है। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय बालक में। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डीवी हैं। कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डीवी हैं। तो दोस्तों दोनों में से किसी का भी अगर ऑप्शन आ जाए तो दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं आप। दोनों में से अगर मिल जाए तो आप किसी को भी, आंसर आपका दोनों ही है, किलपैट्रिक और जॉन डीवी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताईं? 4 अवस्थाएं बताईं। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। बालक में चिंतन का प्रारंभ 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था को कहा है। अवधान संबंधी विकास संबंधित है ADHD। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या कौन सी है? बुलिमिया है। कौन सी है? बुलिमिया है। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई थी, ब्रांजिंग योजना। कौन सी? ब्रांजिंग योजना। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं मनोविज्ञान के जनक। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के कौन जनक हैं? सिगमंड फ्रायड हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए, मनोविज्ञान हो या मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान हो, इनके जनक सिगमंड फ्रायड हैं। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21A से लिए गए हैं। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। CBSE कब बना? 1929 में बना था। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? CBSE करता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, औपचारिक शिक्षा स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा को या घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सामाजिक कण की क्रिया कब तक चलती है? जीवन भर तक चलती है सामाजिक कण की क्रिया। बालक कितने माह में अपने माता को पहचानने लगता है? 3 माह में बालक अपनी माता को पहचानने लगता है। श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशव अवस्था को श्रम की अवस्था कहते हैं। आपस में झगड़ने की भावना कौन सी अवस्था है? आपस में झगड़ने की भावना कौन सी अवस्था है? बाल अवस्था होती है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के 1 लाइनर प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये 250 प्रश्न हैं, 250 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको और कराऊंगा प्रश्न, दूसरा पार्ट और लेके आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों चैनल को इतनी मेहनत के लिए कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी मेरे चैनल में 1000 भी अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आपसे ही उम्मीद है
कि चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। मिलते हैं एक अच्छी क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रश्न में गलती हो तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न गलत है या नहीं है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।